अब जैसे देखो स्पेशलाइजेशन क्या इज व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। जिस टास्क पर हम अच्छे हैं हम उसी को बार बार रिपीटेडली कर कर करते रहते हैं और हम स्पेशलाइज हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। एक और टर्म आ गई हमारे पास, डिवीजन ऑफ लेबर। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस वगैरह में। यहाँ पर सिर्फ ये दोबारा इकोनॉमिक्स के इसमें भी है, तो हम इसको बस जल्दी से इसको डिस्कस कर लेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। और आसान कॉन्सेप्ट है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, कहता है अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन विच अलाउज प्रोडक्शन टास्क टू बी ब्रोकन डाउन। आपने टास्क को डिवाइड कर दिया कि एक टेलर है, एक बंदा है जो मेजरमेंट्स ले रहा है, दूसरा बंदा है जो कटिंग कर रहा है, एक स्टिचिंग कर रहा है, एक कस्टमर्स को इंटरटेन कर रहा है, उनसे कॉल पे बात कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है। ये डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। फिर हमारे पास है एडवांटेजेस टू वर्कर्स। इसका फायदा वर्कर्स को क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे फर्म को क्या फायदा होता है। ये जो हमने डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह की, तो क्या फायदा होता है भाई, सबसे पहले वर्कर को, वर्कर स्किल्ड बन जाता है। एक ही काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो क्या होता है, वो स्किल्ड हो जाता है। जब स्किल्ड हो जाएगा तो उसको आगे चांस बढ़ने का ज्यादा मिल सकता है। ठीक है। आप एक ही सब्जेक्ट बिजनेस पढ़ा 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 के बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गए। अब आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, आपने स्किल्ड नहीं थे, लेकिन आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा के बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गए, तो क्या होता है, उससे आपको फायदा होता है कि आपके फ्यूचर के चांसेस बढ़ गए। आपको जो बिजनेस में कमांड हो भी किसी और को नहीं थी। दूसरा क्या होता है, टाइम बच जाता है। और क्या होता है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। क्यों, लेबर को ट्रेनिंग देना। एक बंदा है जिसने सिर्फ बिजनेस पढ़ानी है। अब आपके स्कूल में टीचर है, आपको सिर्फ उसको बिजनेस पढ़ाने के हिसाब से ट्रेनिंग देनी है कि यार इसमें ऐसे पेपर पैटर्न होगा, ये चीजें बन गई। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे को लेकर आते हैं जिसमें मल्टीपल चीजें करानी है, तो आपको मल्टीपल चीजों की ट्रेनिंग देना पड़ेगी उसको। तो ये आपके पास एक और एडवांटेज होता है। ठीक है। फिर हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वर्कर्स के लिए। तो सबसे पहले मोनोटनी, एक ही काम कर करके आदमी जो है ना रिपीटेडली सेम टास्क कर करके बोर हो जाता है। ये एक बड़ा मसला है। मार्जिन फॉर एरर्स बढ़ जाते हैं। क्यों, अब आदमी की जॉब क्या हो, रिपीटेटिव हो गई। ठीक है। अब वो क्या हुआ, बाज दफा बेध्यानी में काम कर रहा है, उसकी वजह से चांसेस ऑफ एरर बढ़ गए। जब एरर ज्यादा हुए तो क्या हुआ, आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। जो आप असल में कॉस्ट कम कर रहे थे स्पेशलाइजेशन की वजह से, वो अल्टीमेटली बढ़ना शुरू हो गई। फिर एलिनेशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वर्कर्स को आपने एक ही टास्क में कन्फाइन किया होता है। ठीक है। मतलब बस वो करे जा रहे हैं काम 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 काम। उससे उनकी लाइफ जो सोशली होती है ना, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि वर्कर जो है ना, फिर उसकी मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, ये चीज़ें भी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लोअर लेबर मोबिलिटी। अच्छा, अब एक बंदा स्पेशलाइज्ड है किसी टास्क में, तो क्या होगा, वो दूसरे टास्क मुश्किल से कर पा रहा होगा। लेट सपोज अगर मैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए मूव अराउंड करना आसान होगा। अगरचे मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी एक सब्जेक्ट का, लेकिन किसी स्कूल में अकाउंटिंग की जरूरत है तो वहाँ अकाउंटिंग पढ़ा रहूंगा, कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहूंगा, कहीं बिजनेस पढ़ा रहूंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ बिजनेस ही पढ़ाई चले जा रहा हूँ, एक स्कूल में मुझे इकोनॉमिक्स की ऑफर मिलती है, तो आई कैन नॉट ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन, क्योंकि मैंने कहा भाई मैं तो बिजनेस ही पढ़ाई जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरी मोबिलिटी को एक कन्फाइंड कर देता है। तो जैसे हमने पढ़ा है ना, एक जोग्राफिकल मोबिलिटी होती है और एक ऑक्यूपेशनल होती है। तो मेरी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी लिमिट हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज चांस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यस। अब देखो, कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के चांस जो है ना हमारे पास, वो क्या होता है कि बढ़ जाते हैं। कैसे, कह रहे हैं जब डिवीजन ऑफ लेबर, ये DOL का मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर, जब हमने डिवीजन ऑफ लेबर की, तो क्या होगा, एक्सेस वर्कर्स में लूज देयर जॉब्स। Additionally, it will be harder for them to find other jobs that require the same specialization. लेट सपोज, और हमने क्या किया कि भाई हमने कोई काम को खत्म कर दिया, हमने कहा बिजनेस स्टडी स्कूल में हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। या बिजनेस का स्कोप खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स का खत्म हो गया, अब क्या होगा, उस बंदे को दूसरा तो कुछ आता ही नहीं है। तो मार्केट में क्या करेगा जाके, उसको दोबारा से ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, सब चीजें करना पड़ेंगी। अगर वो सब चीजें कर रहा होता है, स्पेशलाइज नहीं होता किसी पर्टिकुलर उसमें, तो उसको एडवांटेज था कि वो मल्टीपल चीजें कर सकता था। ठीक है। ये चीजें थी हमारे पास के वर्कर्स को क्या फायदे क्या नुकसान हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये सब चीजें करने का फर्म को क्या फायदा है। फर्म्स क्यों स्पेशलाइज करती हैं, ऐसा क्यों करती हैं, उनको क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों, आदमी स्पेशलाइज है, एक ही काम करने में वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, तेज काम करेगा। दूसरा, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। क्यों, वर्कर एक ही काम करे यार, बिजनेस पढ़ा 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 के जबरदस्त, इकोनॉमिक्स पढ़ा पढ़ा के जो है ना बहुत बेहतरीन टीचर बन गए। तीसरा हमारे पास क्या था, कॉस्ट भी कम हो जाती है। क्यों, वर्कर इतना स्पेशलाइज्ड हो जाता है एक काम करने में, उससे एरर्स नहीं हो रहे होते।
ठीक है, तो क्या होता है, एरर्स नहीं होते तो आपकी कॉस्ट कम हो गई, वेस्टेज नहीं हो रहा, ये चीजें नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारे पास है फास्टर, नो नीड फॉर वर्कर टू शिफ्ट फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। ऐसा नहीं होना कि स्टिचिंग, जैसे टेलर की एग्जांपल मैंने दी, कि क्या हुआ, टेलर अभी स्टिचिंग कर रहा था, एक कस्टमर आ गया, उसने कहा यार वो मेरे कपड़ों का क्या हुआ। अब आपने कहा, उसको पहले एंटरटेन किया, वो चला गया। अब आप दोबारा कटिंग के लिए बैठे, फिर कोई तीसरे साहब आ गए, यार वो मेरा दे दें कपड़े, वो रेडी थे, वो आपने निकाल के उनको दे दिए। फिर स्टिचिंग के लिए बैठे, अब से एक साहब आ गए, यार मेरी मेजरमेंट्स ले लें, नाप वगैरह ले लें, सूट सिलवाने। अब बार बार आप उठ के जाए जा रहे हैं, इधर उधर मूव अराउंड कर रहे हैं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है, तो यहाँ पे फास्टर काम हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है एड्स अ स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या कहते हैं, द प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी स्मूथ एंड क्लियरली डिफाइंड एंड सो द फर्म्स कैन इजीली अडेप्ट टू अ मास प्रोडक्शन स्केल। हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड हो जाता है, एक प्रॉपर चैनल में चल रहा होता है, जिससे हम क्या करते हैं, सब चीज़ें क्लियरली डिफाइंड हो जाती हैं, ये बिजनेस का टीचर है, ये इकोनॉमिक्स का, ये फलाने का है। उससे क्या होती है, मास में प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये हमें फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। क्यों प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए बढ़ती है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो गई, तो हम ज़्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज करके बेच सकते हैं। दूसरा, हमारी कॉस्ट कम आ गई, क्योंकि हम स्पेशलाइज्ड हो गए, ये सारे हमें फायदे हो गए जो अभी हमने ऊपर देखे, तो इसलिए हमारे प्रॉफिट भी इससे बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है फर्म्स को, जैसे हमने वर्कर को पढ़ा, फर्म्स को भी डिसएडवांटेज होता है कि फर्म की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, कि अब अगर एक बिजनेस का टीचर छोड़ के चला गया, तो वो किसी और को नहीं कह सकते कि आप बिजनेस पढ़ाएं, उनको नया बंदा हायर करना पड़ जाएगा, ये हमको नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसी तरह डेंजर ऑफ ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, कहते हैं एज डिवीजन ऑफ लेबर फैसिलिटेट्स मास प्रोडक्शन द सप्लाई में एक्सीड डिमांड। तो क्या होगा भाई, आपने ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर दी डिमांड के मुकाबले, जिससे क्या हुआ, अननेसेसरी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, बहुत सारे स्टॉक अनवांटेड आपके पास पड़ा हुआ है, ये मसला हमारे पास हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पहले वर्कर्स के पढ़ लिए, फिर हमने फर्म्स के पढ़ लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इकोनॉमी को क्या फायदा होता है ये सारी चीजें करने का। सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, क्यों, वर्कर वही काम कर रहा है जिसमें बेस्ट है, तो क्या होता है, हर बंदा अपना बेस्ट काम कर रहा है, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, अब आउटपुट हमारे पास सोसाइटी में बढ़ रहा होगा, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन। एक आदमी को मैंने कहा कि यार इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा टीचर है, बस उससे इकोनॉमिक्स पढ़वा रहा हूँ, काउंटिंग वाले से काउंटिंग, इकोनॉमिक्स वाले से इकोनॉमिक्स, और फिजिक्स वाले से फिजिक्स पढ़वा रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट बढ़ रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ एफिशिएंट फर्म्स and industries as the higher profit from division of labor will attract entrepreneur to invest and produce। तो क्या होता है, अब पैसा हमारे पास ज्यादा बन रहा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें होती रहती हैं वहां पर हमारे पास, तो इससे क्या होता है हमारे पास, कि हम और अट्रैक्ट कर पाते हैं ऑन्टरप्रन्योर्स को और इन सब लोगों को। नेक्स्ट वो कहते हैं इन्वेंशंस अराइज एज वर्कर्स बिकम स्किल्ड दे कैन इनोवेट। अब एक काम कर करके मैं बिजनेस पढ़ा पढ़ा के ना, मुझे एक ऐसा होगा कि मैं एक स्टेज पे पहुंच जाऊंगा कि मैं कोई नए मेथोडोलॉजी, नए फिलोसफीज, नए उनके साथ आ सकता हूँ टीचिंग के लिए, जो मेरी टीचिंग को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा पढ़ा के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से मैं चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस से चीज़ें समझ जाऊंगा, सीख लूंगा, और इनोवेशंस कर सकता हूँ, नई नई चीज़ें ला सकता हूँ, जिससे सोसाइटी को फायदा होगा। डिसएडवांटेजेस क्या होता है इकोनॉमी को, लेबर इमोबाइल हो जाता है, ऑक्यूपेशनली वो दूसरे काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही काम में उसने सीखा हुआ है, दूसरा कुछ आता नहीं है। जैसे बिजनेस 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 ही पढ़ाया जा रहा है, बाकी कोई और सब्जेक्ट तो आता नहीं है, तो ये उसका एक मसला हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमी को कि अब हमें किसी इकोनॉमिक्स के बंदे चाहिए, हमारे पास है ही नहीं, हम लेबर को मूव कर दें। फिर क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि एक ही टास्क आप कर 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 करके क्या होता है, आप कन्फाइंड हो जाते हैं एक ही उसको। ठीक है, तो ये मसला होता है। फिर कहता है क्रिएट्स अ फैक्ट्री कल्चर। यस, होता क्या है, बस काम 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 एक ही आप करते रहते हैं, मोनोटोनस एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आदमी बहुत एलिनिएट फील करता है, वो सोशली जो है ना लोगों से कट जाता है, जिसके साइकोलॉजिकल और ये काफ़ी इम्पैक्ट्स हमारे पास सोसाइटी में आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डिस्कशन था डिवीजन ऑफ लेबर का, जो बहुत आसान था। अब हमारा थोड़ा डिस्कशन है ट्रेड यूनियंस के बारे में। ठीक है, लंबा टॉपिक और ये हमारे पास है ट्रेड यूनियन, थोड़ा हमारे पास बड़ा टॉपिक है। ये तो स्पेशलाइजेशन तो हमने बिजनेस में किया हुआ था, तो इसको वो भी छोड़ के कोई ऐसे छोटा टॉपिक और जो खत्म हो जाए, तो मैं जाना होगा नानी घर पे। अच्छा, तो हम ऐसा करेंगे कि
असल में ये इसके साथ ही इसी चैप्टर के, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई दूसरा चैप्टर पे करना पड़ेगा, तो हम ट्रेड यूनियन शुरू कर देते हैं, जितना हो जाता है उतना कर लेते हैं, फिर बीच में हम स्किप कर उसको पॉज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ट्रेड यूनियन क्या होती है जैद भाई। क्या हुआ कि हमारे सोफा में बहुत बड़ा लेवल पे सोफा स्कूल बन गया और बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास। अब डायरेक्टर साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक टीचर को वो इंटरटेन कर पाए कि भाई हर एक की सुने, किसकी क्या मसला है क्या कहानी। उन्होंने कहा यार कि भाई मैं चंद लोगों की सुन सकता हूँ, हर एक एक को नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, अब वहाँ उस कंपनी में क्या हो गया, यूनियन बन जाती है। यूनियन बन गई। यूनियन क्या होती है कि कुछ हमारे पास बंदे हैं, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा, जैसे सर आसिफ उमर हो गए, चंद लोग हो गए, उन्होंने कहा यार ठीक है, सारे टीचर्स के बेहाफ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फ्लैट्स में लोग रहते हैं वहाँ पर भी यूनियंस वगैरह होती हैं मुख्तलिफ के, वो क्या करती हैं पूरा जो भी मसले मसाइल चीज़ें होती हैं उनको वो देखते हैं सारी चीज़ों को, और फिर जितने उनके मेंबर्स होते हैं उन सबको उससे बेनिफिट होता है। वो कोई फीस होगी जो सब जमा कराएंगे, मतलब कलेक्टिवली वो सबके लिए काम करते हैं, यूनियंस ही होती है। तो ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्कर्स होती हैं जिनका एम क्या होता है, ये देखो लिखा है, प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग। ये बात आपके सामने देखिए, प्रोमोटिंग। अच्छा सॉरी, बिलाल आया है, बहुत देर से मैंने देखा ही नहीं उसको। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि वो प्रमोट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जो उनके मेंबर्स होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर कहता है द एम ऑन इम्प्रूविंग वेज रेट। उनका एक एम होता है कि भाई लोगों की वेज रेट अच्छी करें, वर्किंग कंडीशंस अच्छी करें, एंड अदर जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इन चीज़ों को अच्छा करें। तो ट्रेड यूनियन ये चीज़ें ये चाहते हैं कि भाई हम ये सारे काम करें और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमने क्या करना है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी करनी है, एंड अदर जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं उस पर काम करना है लोगों की, कि भाई लोग ऐसा ना हो कि स्कूल लोगों के साथ कोई बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ा दे। सही है, और वर्किंग कंडीशंस बेहतर हो, बहुत कोई बुरा माहौल ना हो काम करने का, वेज रेट अच्छी हो, इन चीज़ों पे काम हो रहा होगा आपके पास। फिर आगे वो कहता है ट्रेड यूनियन का फंक्शन क्या होता है, जो यूनियंस बन जाती है इनका फंक्शन क्या है। पहला काम, नेगोशिएटिंग इम्प्रूवमेंट्स इन नॉन वेज बेनिफिट्स। एम्प्लॉयर के साथ ही क्या करेंगे, जो नॉन वेज बेनिफिट्स होते हैं ना उन पे काम करेंगे। यार आप जो है ना वो हेल्थ एंड सेफ्टी का आप ख्याल नहीं कर रहे, इस पे आप काम करें। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफेंडिंग एम्प्लॉयज राइट्स। जो भी उनके राइट्स वगैरह होंगे उसकी बात करेंगे। भाई स्कूल ने खाना ख़त्म कर दिया लंच का, अब ये सर आसिफ उमर जाएंगे अपने 3 4 टीचर्स के साथ जाएंगे, बात करेंगे वहाँ पर जाकर कि भाई ऐसा ना करें, ये तो गलत है। ठीक है ना, टीचर को 3 तारीख पे सैलरी मिल जानी चाहिए, इसकी भी बात कर सकते हैं। सही है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, वेज रिलेटेड नॉन वेज रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करेंगे। अगली बात वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो भाई, जहाँ काम हो रहा है अच्छी जगह हो कि वर्कर का दिल चाहे काम करने का, स्मूथ प्रोसीजर्स हो, ये सारी चीज़ें। पे अच्छी करने में, भाई स्कूल ने जो है ना इंक्रीमेंट लगाया लेकिन बहुत कम लगाया, तो अब ये गए जाके बातचीत शुरू की उनसे कि भाई ऐसा ना करें आप, कर्नल साहब से, आप देखें महंगाई कितनी हो गई है, तो उस हिसाब से सैलरी वैलरी सब चीज़ें बढ़ाएं। फिर कहते हैं सपोर्टिंग वर्कर्स हु हैव बीन अनफेयरली डिसमिस्ड। अगर किसी को खामखा स्कूल ने निकाल दिया या किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही किया, तो यूनियन उसके साथ खड़ी होगी। ये फायदा होता है यूनियन का। अगर स्ट्रॉन्ग यूनियन होगी तो आप अपनी बातें एम्प्लॉयर से मनवा लेंगे, और अगर आप वीक यूनियन होंगे तो फिर आपको उनकी बातें मानना पड़ेंगी, ये मसला होता है। ठीक है, फिर कहता है कि डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ मेंबर्स बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अच्छा, यूनियन ये काम भी करती हैं, जो उनके साथ टीम होती है, जो लोग ज्वाइंट होते हैं उनको ट्रेनिंग्स देती है, उनको अपस्किल करती है, उनके स्किल्स बढ़ाती है, ताकि इनकी भी कंडीशंस बेहतर हों। जैसे यार देखो, आप कह लो कि हमारे टीचर्स के ग्रुप्स बने हुए होते हैं आजकल, एग्जाम्पल ले लो। तो जैसे एक ग्रुप है, उसमें क्या होता है कि वो जो सीनियर टीचर्स है ना वो ट्रेनिंग करवाते हैं जूनियर टीचर्स को। उसकी फीस भी होती है लेकिन वो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होती, एक नॉमिनल फी होती है। उसमें क्या होता है, वो आपको पूरी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, सब चीज़ें सिखा रहे होते हैं। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोवाइड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल होता है तफरी वफरी की, फार्म हाउस ले गए, क्रिकेट मैच खिला दिया, ये काम कर दिया। इस किस्म की एक्टिविटीज भी अपने मेंबर्स के लिए करवाते हैं। लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल एक्शन। इंडस्ट्रियल एक्शन क्या होता है, ये हम जब लेते हैं कि भाई जब हम अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ चले जाते हैं, हम कहते हैं भाई हम तो काम नहीं कर रहे, आप हमारी बात नहीं मान रहे, अब हम स्ट्राइक करेंगे, काम नहीं करेंगे। या हम और भी बहुत सारे तरीके जब हम आगे जाएंगे
कि अगर हम वो एक्शन लेना शुरू कर देंगे कि भाई अब जो है ना हम आपके साथ सही तरह से काम नहीं करेंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप हमारे साथ सही नहीं कर रहे। अच्छा, ओवर टाइम बैन कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आगे आनी है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कशन में नहीं जा रहा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जैसे हेडिंग है यूनियन रिप्रेजेंटेशन इन द वर्क प्लेस। सबसे पहले एक बात है यहाँ पर, क्लोज शॉप एग्रीमेंट और ओपन शॉप। क्लोज शॉप में क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियन मेंबरशिप होती है ना, वो कंपलसरी होती है हर बंदे पे जॉब पर आ रहा है, ठीक है, कि भाई जो भी जॉब आएगा कंपनी में उसने यूनियन का पार्ट बनना ही बनना है। सही है। ये क्या बताता है, ये अब बहुत सारी कंट्रीज में जो है ना ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, क्लोज शॉप। ओपन शॉप क्या है? अ फर्म कैन एम्प्लॉय बोथ यूनियनाइज्ड एंड नॉन यूनियनाइज्ड लेबर। फर्म दोनों को हायर करेगी। कुछ यूनियन का पार्ट है, जो यूनियन का पार्ट नहीं है वो भी आ रहे होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ओपन शॉप में ये ओपन आपके पास है कि भाई यूनियन का पार्ट बनते हैं तब भी आप कंपनी आपको हायर इस बेसिस पे नहीं करेगी कि आप यूनियन का पार्ट हैं कि नहीं। इसी तरह सिंगल यूनियन एग्रीमेंट होता है। ये क्या होता है? एम्प्लॉयर ने अग्री किया हुआ है सर आसिफ उमर के साथ, यार आपके जो 60 टीचर्स हैं मैं उनको सपोर्ट करूंगा, पता चला वहाँ पे कोई और टीचर थे सर राशिद, उन्होंने अपनी यूनियन बना ली। सर फलाने ने अपनी 3 3 यूनियंस बनी हुई है, कुछ टीचर्स किसी के साथ है, कुछ किसी के साथ, कुछ किसी के साथ। तो क्या होता है, उन्होंने कहा कि भाई हम सिंगल यूनियन एग्रीमेंट किया हुआ है, जो सर आसिफ उमर वाली टीम है ना वो जो बात करेगी हम उसकी बात मानेंगे, हम इतने लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पर क्या होता है कि ये जो आप कह रहे हो यूनियंस होती हैं, ये पूरे एम्प्लॉयज जितने उनके मेंबर्स होते हैं उनके बिहाफ पे बात करती है जाके एम्प्लॉयर के साथ, कि कोई मसला हो गया, कोई सोफा पॉलिसी लिया है नहीं। अब सर आसिफ उमर पूरे अपनी टीम के साथ जाएंगे कि सबके बिहाफ पे बात करेंगे कर्नल साहब से। ये कहलाती है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। फिर अगली बात है, कहता है व्हेन कैन ट्रेड यूनियन आर्ग्यू फॉर हायर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस। कब ये ऐसा कर सकते हैं कि भाई वो कहें कि हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी कर दें, वेज अच्छी कर दें? कब ये उनका हक बनता है कि वो इस तरह की बात करें? पहले तो इन्फ्लेशन लिखी हुई, महंगाई आ गई। अब यूनियन का राइट बनता है कि जाके अपने एम्प्लॉयर से बात करें, यार आप देखें सिचुएशन पेट्रोल की कहाँ जा रही है, क्या चीज़ कैसी है, तो भाई आप हमारे बंदों के भी वेज बढ़ाएं। ये हक बनता है उनका, ये सब डिमांड कर सकते हैं। या सेल ऑफ द फर्म बहुत बढ़ गई, भाई बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? वर्कर्स की वजह से हो रही है। तो अब आप क्या करेंगे, आप उनको कह सकते हैं कि भाई अब आप जो है ना हमारा भी कुछ ख्याल करें, हमारी वजह से ही आपकी सेल बढ़ रही है, ठीक है। फिर वर्कर्स इन अदर फर्म्स, अगर एक एक स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरे स्कूल में मुझे पता चला कि लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं अपने स्कूल को भी पुश करूंगा। मेरी जो यूनियन होगी स्कूल की वो अपने उनको बोलेगी भाई आप बढ़ाएं, मार्केट में देखें क्या चल रहा है, आगे पीछे मालूम करें। या क्या हो, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया, हमारे हमने बंदों को ट्रेनिंग कराई, अब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए, अब हम कहेंगे भाई ये तो देखो अब आपके वर्कर्स बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, तो अब आप उनकी वेज रेट बढ़ाएं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। अक्सर सवाल ऐसा आ सकता है 4 नंबर का, एक्सप्लेन 2 रीजंस कि वाई ट्रेड यूनियन में आर्ग्यू फॉर हायर वेजेस। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट्स बता सकते हैं, इन्फ्लेशन आ गई, सेल फर्म की बढ़ गई है, वर्कर्स दूसरी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे पैसे बढ़ गए, प्रोडक्टिविटी जो है इनकी इंक्रीज हो गई, ये सारी बात, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना इंडस्ट्रियल एक्शन, ये वही पॉइंट है जो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है इसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या होता है जब ट्रेड यूनियन ने बात बात की, सर आसिफ उमर गए बातचीत करने, कोई बात नहीं मानता, कुछ भी नहीं हो रहा। अब क्या होगा, अब यूनियन कहेगी भाई अब आ जाओ, अब हम इनके खिलाफ खेलोगे, पहले तो हमने प्यार मोहब्बत से बात कर ली, नहीं मान रहे, अब आ जाओ। सबसे पहले वो क्या काम कर सकते हैं, ओवर टाइम बैन। वर्कर्स ने कहा भाई ठीक है आप ओवर टाइम करा तो हम काम नहीं करेंगे, हम अपना 5 बजे छुट्टी होती घर चले जाएंगे, हम कोई ओवर टाइम शाइम नहीं करेंगे। ये एक अप्रोच होती है। दूसरी अप्रोच होती है गो स्लो। अब जानबूझ के इतना स्लो स्लो काम करो, रुला दो बंदे को, वो कहे यार ये जो है ना आप रिजल्ट बना के दे दें कल तक, काम इतना स्लो करो। वो पूछे कल सुबह, हाँ भाई वो काम हो जाएगा, नहीं भाई मैं तो लगा हुआ हूँ। अच्छा चले, एक दिन और आगे कर दिया, उसमें भी स्लो करे चले जा रहे, 3 दिन और आगे उसमें भी स्लो स्लो, मतलब इतना स्लो करो कि वो तंग आ जाए कि यार ये तो करके नहीं दे रहा काम। क्या ऐसा मैं करूं, क्योंकि काम तो वर्कर ही नहीं करना है, क्या मैं ऐसा करूं कि इसको दूं और ये जो है ना काम कर दे। आप फोर्स कर रहे होते हैं लोगों को। ये होती है गो स्लो अप्रोच। फिर एक होती है वर्क टू रूल। वर्क टू रूल क्या होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये क्या हुआ कि आप जो है ना बिल्कुल ही समझो चीज़ों को एस रिटन फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हालांकि हमें पता होता है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, लेकिन आगे पीछे मामला चल रहा होता है।
ठीक है, अब आप वर्क टू रूल आ जाएंगे कि भाई नहीं ये चीज़ होगी तो फिर मैं जो है ना आगे काम करूंगा, ये नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब हर रूल को फॉलो करने के चक्कर में आप आगे नहीं करेंगे, प्रोसीजर आपका स्लो हो जाएगा। मतलब बहुत सारे काम है जो हम कहेंगे यार चलो आगे कर लो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है भाई सुफ़ा ने मुझे सैलरी दे दी, सैलरी स्लिप प्रिंट नहीं हो पाई, उनका प्रिंटर ख़राब था। उन्होंने कहा सर हम आपको कल दे देंगे। मैं कहूँगा चलो यार कल दे देना, या 2 दिन बाद दे देंगे, चले 2 दिन बाद। अब मैंने कहा नहीं, जब तक मैं वर्क टू रूल चल रहा हूँ सैलरी स्लिप नहीं मिलेगी मैं क्लास में नहीं जाऊँगा। अब मुझे पता है कि यार अभी सैलरी स्लिप आज आ भी नहीं सकती, जब भी मैं जान के उनको फोर्स कर रहा हूँ। इस तरीके की मैं चीज़ें करना शुरू करता हूँ। लास्ट हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक। ये आखिरी ऑप्शन होता है कि हम स्ट्राइक पर चले जाते हैं। हम कहते हैं भाई ठीक है भाई अभी तो कहानी कोई हल होती है नजर नहीं आ रही, अब तो उस्ताद एक आखिरी ऑप्शन है स्ट्राइक कर दो, अब तो काम ही नहीं करेंगे, बस छोड़ के बैठ जाते हैं सारी चीजें। इसको हम कहते हैं कि बंदे स्ट्राइक पे चले गए। या ये काम भी कर सकते हैं, ये क्या करेंगे कि ऐसा करेंगे कि जैसे कंपनी से सामान निकल रहा है वहां बाहर जाके बैठ गए, अब वो ट्रक जा ही नहीं पा रहा, बंदे बैठे हुए हैं, एहतजाज चल रहा है, ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल एक्शंस कहलाते हैं जो ट्रेड यूनियंस अपने बंदों के लिए ले रही होती है, कि ओवर टाइम बैन, गो स्लो, वर्क टू रूल, स्ट्राइक, ये बहुत सारी चीजें जो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जाम में टेस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये हमने यहाँ तक का इसका डिस्कशन किया। अब